हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पी ब्लॉक हमारा चल रहा है। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली के पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी वीडियो हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड, वो सारे के सारे उनकी जो जो भी प्लेलिस्ट है उनके सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहां जाकर के कोई भी वीडियो देख सकते हैं, है ना। चलते हैं आगे। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14th ग्रुप का NH2 NP2 होता है, और इसी के हिसाब से जो इसके एलिमेंट हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और आपका जो पीबी है लेड, इसके एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 13 ग्रुप में किस तरह से आपको ये याद रखने हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आउटर जो कोर है वो तो सबकी NH2 NP2 है ना। सबकी ये आपका जैसे जैसे आपका पीरियड नंबर बढ़ता चला जाएगा, एन की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहली बार ये जो कार्बन और सिलिकॉन है इनमें डी इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। ठीक है, कार्बन में तो डी ऑर्बिटल ही नहीं होते, इसमें सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में पहली बार डी इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होते हैं जर्मेनियम से, और फिर आपके टिन में, और पहली बार एफ इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होते हैं आपके लेड में, है ना, पीबी में। ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनकी नेचर देख लेते हैं, है ना। तो हम जानते हैं ये जो पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक जो करेक्टर हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जो हमारा पीबी है वो मेटल है, और जो कार्बन है वो देखिए नॉन मेटल है। ठीक है, ऑक्साइड्स की नेचर का पता लगाने के लिए हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे, वो ये है कि जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो इस वजह से आपके जो आप ऊपर से नीचे आएंगे ऑक्साइड्स में, है ना, CO2 से लेके PbO2 तक, तो आपकी जो एसिडिक नेचर है वो गिरती चली जाएगी। यानी कि CO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक है और PbO2 सबसे कम एसिडिक है। इवन ये एसिडिक ही नहीं है, ये एम्फोटेरिक है। तो एसिडिक जो करेक्टर है वो ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो वो गिरता चला जाएगा, डाउन होता चला जाएगा। अब पीवाईक्यू नीट से आया है सबसे पहला 2007 जो नीट एग्जाम से, इन्होंने कुछ डाई हैलाइड्स हमें दिए हैं, है ना। डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट से आया है। डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो बेसिकली जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। यदि जिसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है उसका डाई हैलाइड भी स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि ऊपर से नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। पिछली वीडियो में हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट की डिटेल में बात की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे हम लोग जाएंगे ग्रुप में, 14th ग्रुप में, तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, है ना। और इसका मतलब जो PB4 है वो अपनी +2 से कम स्टेबल है, और +2 की स्टेबिलिटी वो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी ऊपर से नीचे, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि +2 सबसे ज्यादा स्टेबल किसकी हुई? पीबी की, और सबसे कम स्टेबल किसकी हुई? SI की। इसका मतलब SI का जो डाई हैलाइड है वो सबसे कम स्टेबल है, और पीबी का जो डाई हैलाइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। तो SI से जर्मेनियम, जर्मेनियम से SN, SN से पीबी, ये जो आपका ऑर्डर है ये एकदम सही है डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी का। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया, लेकिन हमने इसको पकड़ लिया, कोई बात नहीं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का नीट 2017 से एक और क्वेश्चन आया हुआ है। It is because of inability of NH2 electron of valence shell to participate in the bonding। इन्होंने ये कहा है कि जो NH2 NP2 होता है ना, जो अब पी ब्लॉक में देखिए सारे ही ग्रुप में एक कॉन्सेप्ट है कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होता है? इनर्ट होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेता। ठीक है, उसी के बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन किया है। क्या क्वेश्चन किया है? बहुत साफ है। इन्होंने कहा, इन्होंने दो ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ी है, एक तो PB4+ और एक SN2+। कभी किसी को ऑक्सीडाइजिंग बता दिया, कभी किसी को रिड्यूसिंग बता दिया, और पूछा इनमें से कौन सा सही है। चार ऑप्शन क्रिएट कर दिए इन्होंने। ठीक है, अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो पीबी है सबसे लास्ट एलिमेंट है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, किससे? +4 से। ठीक है, जबकि उससे ऊपर वाला जो एलिमेंट है SN, उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +2 से। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि पीबी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो जो PB4 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके PB2+ में
कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखती है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए Pb4+ क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, यानी कि खुद रिड्यूस होगी, खुद रिड्यूस होगी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी। इसका मतलब जो Pb4+ है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है। बात आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं Pb4+ ऑक्सीडाइजिंग नेचर कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है और डी में है, ये ऑक्सीडाइजिंग है। अब Sn2+ को इन्होंने रिड्यूसिंग बताया हुआ है डी में, और सी में Sn4+ को रिड्यूसिंग बताया हुआ है। तो Sn2+ का चेक कर लेते हैं, Sn2+ क्या है। हम जानते हैं Sn2+ की स्टेबिलिटी कम है ना। इसका मतलब Sn2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Sn4 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। इसका मतलब Sn जो 2+ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब दूसरे को रिड्यूसिंग कर रहा है ना। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है ना। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये, तो इसका मतलब सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होकर के Sn4+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो Sn2+ आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो डी ऑप्शन सही है, Sn2+ रिड्यूसिंग और Pb4+ ऑक्सीडाइजिंग। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं थी, नॉट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन था, घुमाया हुआ था। केमिस्ट 2011 में पूछा हुआ है, इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन। भाई हीरे में बंध की प्रकृति बताइए। हीरे में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई 2019 में पूछा हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन। देखिए कैटेनेशन की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो कार्बन में तो आप जानते ही हो सबसे ज्यादा होती है कैटेनेशन की प्रवृत्ति। अब मैं यहाँ एक चीज बता दूं, पी ब्लॉक के एलिमेंट में जो कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मेजर करने का क्या तरीका है कि वो ज्यादा कब होती है, कम कब होती है। तो कैटेनेशन का मतलब तो यही है कि एलिमेंट क्या करे, अपने दूसरे एलिमेंट से मिलकर के लंबी लंबी चेन बना ले, उसी को तो कैटेनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करती है, ये सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। यदि एलिमेंट कोई भी हो, उसके एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ यदि ज्यादा है ना, इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, यानी कि उसमें कैटेनेशन की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, कैटेनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है सिंगल बॉन्ड की वो पहले देखनी होगी, उसके बाद हम कैटेनेशन का ऑर्डर बताएंगे, ठीक है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फिर सिलिकॉन की उससे कम है, फिर जर्मेनियम की उससे कम है, फिर एसएन की उससे भी कम है। इसका मतलब सबसे जो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग ग्रुप में, तो आपका जो बॉन्ड एंथैल्पी है, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम हो रही है। इसका मतलब कैटेनेशन की टेंडेंसी भी कम हो रही है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति कम हो रही है। तो कार्बन की सबसे ज्यादा है, फिर दूसरा नंबर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर एसएन का। बी आपका ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। बी आपका ऑप्शन एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा किसकी है, आपके कार्बन की है, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसका मतलब कैटेनेशन की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। द एलिमेंट डज नॉट शो कैटेनेशन, इन्होंने कहा कैटेनेशन कौन सा नहीं दिखाता। तो भाई कैटेनेशन ऐसा है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो टेंडेंसी कम होती चली जाती है। पीबी बेचारा मेटल है, अब मेटल भाई सिंगल सिंगल बॉन्ड क्यों बनाएगा, ठीक है। तो मेटेलिक टेंडेंसी होने की वजह से, इसलिए पीबी जो है सबसे नीचे वाला एलिमेंट है, वहां आते आते कैटेनेशन टेंडेंसी खत्म हो जाती है ना। यानी कि ऊपर से नीचे कम हो रही है और पीबी तक बिल्कुल जीरो हो जाती है, इसका मतलब पीबी कैटेनेशन नहीं दिखाता है। दो पीबी के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। मेटल है बेचारा, ऐसा काम क्यों करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाने वाला, कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला, ठीक है। तो अब आंसर आपको पता चल गया, पीबी ये कैटेनेशन टेंडेंसी नहीं दिखाता है। द एलिमेंट दैट शो ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। देखो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का मतलब समझते हो ना आप लोग, डबल बॉन्ड बनाना, ट्रिपल बॉन्ड बनाना। अब ये कौन कौन माहिर है भाई, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने में सबको पता है, कार्बन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसकी भाई देखो साइज है ना वो काफी ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। इसलिए ये इसका जो पी पाई बॉन्ड होता है ना वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा एबिलिटी है पी पाई बॉन्ड बनाने की, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, किसके लिए पूछा है पहले मैं बता देता हूँ। दो कंपाउंड हैं, एक तो है ट्राई मिथाइल एमीन, जहां मैं टिक कर रहा हूँ, एक है ट्राई सिलाइल एमीन, ओके, सिलिकॉन का है, एक मिथाइल का है, ठीक है। तो ये दोनों जो कंपाउंड हैं इनके लिए पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इनका जो नॉलेज है वो ले लेते हैं। तो ये जो ट्राई मिथाइल एमीन है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जैसे NH3 का अमोनिया का होता है, और स्ट्रक्चर भी वैसी ही होती है पिरामिडल। SiH3 होल 3 नाइट्रोजन, ये जो ट्राई सिलाइल एमीन है इसकी स्ट्रक्चर
आश्चर्यजनक रूप से पिरामिडल नहीं होती है ना। कंपाउंड वैसा ही है दिखने में, सिर्फ कार्बन की जगह सिलिकॉन आया है और कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन आने की वजह से ही बैक बॉन्डिंग हो गई। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से अब यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर है ना, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कर्सर मेरा चल नहीं रहा है ना, आप लोग याद रखिएगा। सिलिकॉन वाला जो कंपाउंड है उसमें sp3 क्या है, sp3 क्या है आपका, ओ सॉरी sp3 नहीं, ये कर्सर को चलाते चलाते मैं भी कुछ इधर उधर बोल रहा हूँ। ओके, तो आपका जो सिलिकॉन वाला जो कंपाउंड है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसकी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों हुई वो देख लेते हैं। वो इसलिए हुई क्योंकि सिलिकॉन के अंदर होते हैं वैकेंट, आपके वैकेंट होते हैं डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा है सिलिकॉन में डी इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, क्योंकि थर्ड सेल आ गया ना, देखो 3s2 3p2, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसका मतलब जब 3 आ गया तो इसका मतलब 3d है, और वो खाली है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं किसमें, सिलिकॉन में। कार्बन में बेचारे में नहीं होते। इसलिए सिलिकॉन में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, अपने लोन पेयर को वापस दे देता है किसको, सिलिकॉन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, है ना, इसका p ऑर्बिटल है और इसका d ऑर्बिटल है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है और d पाई p पाई बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन के और सिलिकॉन के रूप में। सिलिकॉन के बीच में ये इसका खाली डी कक्षक है ना, एम्प्टी डी ऑर्बिटल किसका, सिलिकॉन का, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वाला 2p ऑर्बिटल है ना, इनके बीच में इस तरह से डी पाई पी पाई आपका जो ओवरलैपिंग है वो हो गई, बॉन्ड बन गया। इसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर हो गई, यानी कि बैक बॉन्डिंग की वजह से अब देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर भी शिफ्ट हो गया ना इधर, वो अवेलेबल ही नहीं नाइट्रोजन के पास। तो जो बेसिक बिहेवियर होता है एमीन्स का, बेसिसिटी होती है, वो भी इसकी कम हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, SiH3 इज पिरामिडल, पिरामिडल तो नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। मोर बेसिक है या लेस बेसिक है, तो देखो लेस बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग में क्या हो गया, बिजी हो गया, अब वो नाइट्रोजन के पास है ही नहीं डोनेट करने के लिए। तो जो लेविस बेस है, मीन्स लेविस बेस होते हैं, यहाँ पर लेविस बेसिटी कम हो गई सिलिकॉन में, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है कि इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर है और ये लेस बेसिक है किससे, ट्राईमेथाइल एमीन से। तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन था, आपको इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी बेसिसिटी, इनमें बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। और ये सारी स्टोरी इसलिए हुई है क्योंकि सिलिकॉन में आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, जिससे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हुई है, कार्बन में नहीं है, ठीक है। ग्रेफाइट के लिए क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप फॉर्म में मशीनरी में यूज लेते हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए कर सकते हैं, यानी कि ग्रेफाइट का जो जो ग्रेफाइट है वो सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह इसलिए बिहेव करता है क्योंकि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जो होती है वो लेयर स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या होती है, वीक बॉन्ड से जुड़ी रहती है। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर खिसक जाती है, ठीक है। इसलिए ये सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है। ऑप्शन नंबर आएगा सी, जिसमें क्या है, हैज कार्बन एटम अरेंज्ड इन लार्ज प्लेट्स ऑफ रिंग्स। ये देखो रिंग्स की लार्ज प्लेट्स बनी हुई है यहाँ पर, ये देखो एक पूरी प्लेट है एक, ठीक है। एंड ऑफ स्ट्रांगली बाउंड कार्बन एटम्स विद वीक इंटरप्लेट बॉन्डिंग, यानी कि जो इंटरप्लेट है, एक प्लेट और दो प्लेट के बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई हुई है डॉटेड लाइन वाली, ये वंडरवॉल बॉन्डिंग है। और ये क्या है कि वीक होती है, जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर खिसक जाएगी, इसलिए ग्रेफाइट है वो सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। ये आपकी डायमंड की 3D स्ट्रक्चर है, कोई बात नहीं। अब ये ACF 2011 का क्वेश्चन है कि व्हेन एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ आर्गन। देखो कार्बन के एलोट्रोप को यदि हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क में आर्गन के प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं तो फुलरिन्स बनते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। अब ये आ गया जूनियर केमिस्ट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 2011 में, फुलरिन्स आर, भाई फुलरिन्स क्या है, फुलरिन्स भाई कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। ये देखो फैमिली ऑफ पॉलीहेड्रल कार्बन एलोट्रोप्स, ये देखो फैमिली ऑफ पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल का मतलब समझ रहे हो ना, जिसके बहुत सारे फेसेस होते हैं, ये देखो इसके बहुत सारे, जामेट्रिक कर रहा हूँ, ये देखो फेसेज ही फेसेज हैं, तो पॉलीहेड्रल और कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 2022 में इन्होंने पूछ लिया कि फुलरिन C60 है,
उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, तो आप याद रखिएगा फुलरेंस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है, जैसे कि ग्रेफाइट में होती है। ठीक है, डायमंड में sp3 होती है, ग्रेफाइट में sp2 होती है, और इसमें भी फुलरेंस में भी sp2 होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, जेई 2019 में पूछा हुआ है कि जो C60 है, देखो फुलरेंस कई तरह के होते हैं, एक तो C60 सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरेन, है ना, या बकी बोल बोलते हैं। ठीक है, एक इसमें C70 भी होता है। तो C60 के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। C60 एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये बात सही है, फुलरीन है तो एलोट्रोप है। कंटेंस, यानी कि आपको ये समझना होगा कि ये जो C16 की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ फुटबॉल की जैसी दिखाई हुई है ना, इसमें इसकी सरफेस पे आप देखो हेक्सागोन है, देखो जहां मैं ये राउंड कर रहा हूँ ना, ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन का मतलब समझ गए, हेक्सागोनल। ठीक है, और ये अभी जहां राउंड कर रहा हूँ वो पेंटागोन है, ये देखो ये पेंटागोन है ना। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने ये पूछा है कि इसमें इसकी सरफेस पे कितने पेंटागोन होते हैं और कितने हेक्सागोन होते हैं कार्बन एटम्स के। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका, इसमें 20 हेक्सागोन होते हैं और 12 इसमें पेंटागोन होते हैं, ये इसका आंसर है। तो हम, तो आपने देखा है ना, और आपने समझा कि हेक्सागोन का मतलब क्या है। हेक्सागोन का मतलब है आपकी जो 6 मेंबर रिंग है वो, पेंटागोन का मतलब क्या है, पेंटागोन का मतलब है 5 मेंबर रिंग। तो ये 12 होती है और ये 20 होती है, याद रखना भाई, इसकी जो C60 है ना फुल रिंग्स, उसकी सरफेस पे। ठीक है, अब आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस में है, जेई 2019 का क्वेश्चन है, मैक्सिमम किस में है अभी बताते हैं आपको। देखिए ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये फुलरिन है, फुलरिन में भी sp2 होता है, ये C70 ये भी फुलरिन है, ये भी sp2 होता है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछी है और सबसे ज्यादा किसमें ये पूछी है, तो देखिए डायमंड में ये सबसे ज्यादा होती है, ये तो बात सही है, डी आंसर है। अब आंसर आया कैसे वो समझ लो जरा। sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें p करेक्टर कितना होता है, p करेक्टर होता है आपका 66% और s करेक्टर होता है 33%, ये बात सही है। ओके, sp3 में जो है s है वो 25% होता है और p करेक्टर है वो होता है आपका 75%, 3p ऑर्बिटल होते हैं ना, इसलिए। अब जैसे जैसे एक चीज आप याद रखना कि एस परसेंटेज एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाती है। ठीक है, और क्योंकि एस ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के पास में होते हैं, इसलिए। और पी करेक्टर जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है, ये तो एक बात हुई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एस करेक्टर, जिस कार्बन का एस करेक्टर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता चला जाता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती चली जाती है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसकी होगी, मैक्सिमम होगी जिसमें परसेंट जो पी करेक्टर सबसे ज्यादा है। पी करेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है, डायमंड में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए इसकी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जूनियर केमिस्ट 2014 में इन्होंने पूछा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट की, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर भी सबको पता है, SiO4 4-। ठीक है, Si बीच में चारों तरफ ऑक्सीजन और हर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो SiO4 4-, इसकी जो है वो आपकी बेसिक यूनिट होती है। टेक्निकल केमिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री GWD में पूछा है जियोलाइट क्या है, तो भाई जियोलाइट देखो सिलिकेट होते हैं बेसिकली। कौन से सिलिकेट होते हैं, जिनमें कुछ सिलिकन की जगह एल्यूमिनियम आ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट। तो जियोलाइट क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, ये एकदम ओके है, याद रखना इनको आप। जियोलाइट जिनकी पोर स्ट्रक्चर होती है, कैटलिस्ट के रूप में काम में आते हैं। क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। क्लोराइड कौन सा हाइड्रोलाइज, जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, देखो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रोलाइसिस के लिए, हाइड्रोलाइसिस तभी होगा जब वहां पर वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके जो H2O, एच हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O से रिएक्शन होना, तो H2O का जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल काम में आते हैं। तो जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसका तो हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, जिसमें नहीं है उसका नहीं हो सकता। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल किसमें नहीं है भाई, कार्बन में नहीं है, है ना, इसमें तो है ही नहीं, डी ऑर्बिटल ही नहीं है कार्बन में, तो
तो क्या बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, बाकी सबका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, बाकी जितने भी ये पीबी, एसएन, एसआई, ये सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इन सब का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, CCl4 का नहीं हो सकता, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इन्होंने पूछा है ग्रेफाइट और डायमंड दिया है, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर पूछा है कि भाई जो पी करेक्टर है उसका परसेंटेज बता दो हमें। तो ग्रेफाइट में तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो पी करेक्टर कितने हो गए भाई 66 हो गए। और आपके डायमंड में हो गया आपका पी करेक्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है 75, अभी तो हमने देखा ही था। बी आंसर इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 67 और 75, है ना। अब लास्ट में आपको बता रहा हूँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर गैस, वाटर गैस का फॉर्मूला याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं। सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं और सिन गैस भी बोलते हैं, क्योंकि मिथेनॉल बनाने के ये काम में आती है, इसलिए सिंथेसिस गैस और सिन गैस भी इसको बोलते हैं। तो जो CO+H2 है, इसके तीन नाम है, याद रखना, एक तो वाटर गैस, एक आपका सिन गैस, एक आपका सिंथेसिस गैस। ठीक है, एक जो दूसरी गैस है प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अब आ गई नाइट्रोजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो ये दोनों आप टर्म याद रखना, प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं, वाटर गैस किसको बोलते हैं। साथ ही कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं जितने भी, उनमें सबसे ज्यादा थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल कौन है? तो ये हम थर्मोडाइनेमिक्स में भी देख चुके हैं कि उसमें जो ग्रेफाइट वाली फॉर्म होती है उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो 0 लेते हैं हम लोग। तो ग्रेफाइट वाली जो फॉर्म है, ग्रेफाइट जो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है थर्मोडाइनेमिकली। याद रखना, थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप कौन सा है कार्बन का? ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो सभी प्लेलिस्ट के लिंक वहां आपको मिल जाएंगे।